आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दिनों मुतहर्रिक हैं और उनकी हर हरकत से सिंध, पंजाब, सरहद बलूचिस्तान में बहुत सारे क़ुलूब की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये अज़्म है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी की फ़राहमी को मुमकिन बनाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करेंगे, और ज़ाहिर है कि इस एक इंटेंशन से आवाम को काफ़ी रिलीफ सा महसूस होता दिख रहा है बज़ाहिर। इसके क्या असरात होंगे और अब तक हमारी सूबाई हुकूमतें, अब तक हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं PPP की, PMLN की और दीगर सियासी जमातों की, वो अब तक क्या गुल फूल लगाती रही हैं अपने अपने सूबों में। जमहूरियत के चैम्पियंस जो हैं जमहूर की हालत से बेखबर कैसे रहे, उनके बुलंदोबाला महल्लात में आवाम की वो आहो बका क्यों नहीं दाखिल हो पाती जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहाँ बैठकर सुनाई दे रही है। ये हमारा आज का मौजू। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान जनाब मोहतरमा रूबीना कायम खानी साहिबा, तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे ऑडियो पर, वलीद इकबाल साहब PTI के हमें ज्वाइन किया उन्होंने। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब से मालूम करना चाहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, कैन यू हेयर मी? वली साहब, सर मैं आपकी तरफ आने की जिसारत चाहता हूँ। सर ये मुझे बताइएगा कि सिंध और पंजाब में जो सूरत हाल है वो तो सबको नज़र आ रही है, हम उसके ऊपर बात भी करेंगे जैसे ही हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले मैं आपसे जानने की जिसारत चाहता हूँ कि जो पख्तूनख्वा में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वो किस तरह से मुमकिन हुआ, और सिंध और बलूचिस्तान को अगर आपकी राह दिखाई जाए कि जो आपने किया उसकी तकलीद वो लोग करें, कैसे मुमकिन किया ये सब आपने? देखें जी, आपका मैं आधा सवाल तो नहीं सुन सका लेकिन मुझे समझ में आ गई। आप वो सूबाई कारकर्दगी की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की। देखें जी, दूध और शहद की नहरों की बात चलें, आपने वो मुहावरा इस्तेमाल कर लिया। मैं तो आपको ज़मीनी हकायक के कुछ अल्फाज बताता हूँ कि आबिद बॉक्सर का जब नाम आता है तो पंजाब के बारे में पहला इमेज क्या आता है? मावराए अदालत कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। उधर माशाल्लाह SP जो हैं राव अनवर सिंध में, उनका नाम आता है तो क्या, और वो नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल तो क्या कि जी 444 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। कल एक अंग्रेजी जरीदे के अंदर, मैं उसका मालिक नहीं हूं, ना मेरी पार्टी उसकी मालिक है, एक अंग्रेजी जरीदे में, हालांकि वो हमारे खिलाफ अक्सर लिखते हैं और क्योंकि आपके कंपेटिटर हैं मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूंगा, उन्होंने भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के मौजू पर अपना इदारिया लिखा है तो तस्लीम किया है कि KP के अंदर जो है, जिस तरह पुलिस में इस्लाहात हुई हैं, आप कोई KP के अंदर नहीं मिसाल देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में कि किसी को पुलिस के जुल्म का, पुलिस की बदतमीजी का कोई निशाना बना हो। पुलिस एक्ट 2016 की जो है उसको दूसरे सूबों के IGs ने अपनी हुकूमतों को कहा है कि हमें इस तरह का कानून और पुलिस का इस तरह का निज़ाम जो है हमारे अपने सूबे में चाहिए। उसके बाद आप अगली चीज़ पे आ जाएं, ये बड़ा मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते हैं बिलियन ट्री सुनामी को। भाई साहब, IUCN एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने उसको तस्लीम किया और दाद दी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने, बॉर्न प्रोजेक्ट ने, 3 इंटरनेशनल इदारों ने इसको दाद दी है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो पूरे जनूबी एशिया के अंदर जो है। सर यहाँ कतल कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं यहाँ मुस्लिम लीग नून का वर्जन लेना चाहूंगा। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। काइंडली सर थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपसे दरखास्त करूंगा। वलीद साहब, तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ख्याल है सितारे गर्दिश में, या तो तारिक साहब के या तो हमारे बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है। रूबीना कायम खानी के पास BSNG नहीं पहुंच पा रही। रूबीना साहब लाइन पे हैं? रूबीना साहब आप मुझे सुन सकती हैं? कहानी तो सुनी नहीं उस शहद की नहरों की। सर अभी आते हैं ना, दूध शहद सब मुझे सुनाने देना, सारा हिसाब में बात कर लेते हैं। दूध की नहरें बताने मुझे कौन कौन सी अभी आते हैं आपकी तरफ। मैम अस्सलाम वालेकुम। अभी तो मैंने एक शोबे की बात मुकम्मल की थी, अभी 4 शोबे और बताने मैंने आपको कि किस तरह की कारकर्दगी है। मैं हमतन गोश रहूंगा सर। अच्छा मैम, आप मुझे सुन सकती हैं? सर मेरा ख्याल है कातिब तकदीर को यही मंजूर है कि आज आप मुझसे बतियाते रहें। ये मुझे बताइएगा, आप मुझे कह रहे थे कि दूध और शहद की नहरें, तो ये मतलब कैसे आपने वाकई अपनी स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू कीजिए ताकि मैं फिर कोई दूसरा सवाल दागूं। मैं वो
मैंने आपको पुलिस के बारे में तो बता दिया, और देखें मावराए अदालत जो है एक्शन उसका कहां कहां कौन से सूबों से आता है और कहां से नहीं है, और किसको दाद मिल रही है पुलिस रिफॉर्म की, वो खैबर पख्तूनख्वा है। बिलियन ट्री सुनामी को IUCN ने, WWF ने, बॉन प्रोजेक्ट ने, 3 बैनुल-अक़वामी इदारों ने उसको दाद दी है कि ऐसा प्रोजेक्ट वहां पर जो हो रहा है। उसके बाद आप तालीम के शोबे में आए, कहते हैं कि जी एक स्कूल नहीं बना है, हमारा वो जो अपना बाप बेटी लगे होते हैं जलसों के अंदर, और भाईजान 500 स्कूल वहां बंद थे, 2400 स्कूल नए बनाए हैं इस हुकूमत ने, और उन 500 स्कूल जो बंद थे उनको दोबारा ऑपरेटिव किया है, उनको चालू किया है। 3000 सरकारी स्कूलों का इजाफा है। 1.5 लाख बच्चा खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों के अंदर शिफ्ट हुआ है। अलिफ ऐलान एक इदारा है, उसने पाकिस्तान के 10 बेहतरीन जिले तालीम के एतबार से जिनका जिक्र किया है, उसमें 9 जिले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, एक जो है वो पंजाब में आता है। यहाँ पे ये हाल है उसका जी। फिर अच्छा, रुबीना साहब हमारे साथ मौजूद है। 75 मेगावाट का प्लांट मुकर्रर किया है। मैम ये मुझे बताइएगा, मैं काफी देर से वली साहब से बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और गुमान लोगों के दिमाग में आ जाए। ये मुझे बताइएगा, यहाँ परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, राव अनवार से अच्छी परफॉर्मेंस अब तक किसकी रही है? ये तो हालात वाकयात से साबित है। और कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उनकी पीठ थपथपा दी। ये अलग बात कि तुंदो तेज तनकीद जो उनके ऊपर की गई, उसके बाद उन्होंने भी रिवर्स गियर लगाया और फिर फौरन उन्होंने अपनी माजरतनामा जारी कर दिया। उस वक्त गलती की थी उन्होंने, या हकीकत को जबान से निकलता देख करके और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस इवेल्युएट करने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब बैकफुट पे गए? ठीक है, मैं ये कहूंगी कि अभी राव अनवार साहब का जो मामला है ये सब जुडिस है, और इसको हमें अगर खासतौर पर हम जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, तो जो 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 जिन लोगों के केसेस जो हैं वो अगर अदालतों में चल रहे हैं या उनको अदालत की तरफ से फैसला आया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि ना मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए और ना ही हमें आंसर करना चाहिए उसका। नहीं मैम, क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस सवाल को आसिफ अली जरदारी साहब से एक एंकर अपने शो में डिस्कस कर रही है, तो मुझ जैसा एक हकीर और गुमराह किस्म का एंकर उसको डिस्कस क्यों नहीं कर सकता? बात की थी जी आसिफ अली जरदारी साहब ने, अगर बात की तो वो एक वो माजी का उनका जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर बात की और उसको किसी और तरीके से किसी और एंगल से पेश किया गया। तो ये मैं ये कहूंगी कि सब जुडिस है राव अनवार साहब का, और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है, तो ये अब काम बनता है हमारी एजेंसीज का, हमारे तमाम मुल्क की फोर्सेस का, कि वो राव अनवार साहब को जो है वो कहीं से भी निकालें। तो ये जो है अब जो है सिर्फ हुकूमत का ही काम नहीं है, ये तमाम मुल्क की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये लायबिलिटी है और उसको देखना चाहिए। तारिक साहब सर, आप मेरे साथ ही रहिएगा काइंडली। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद आज आपसे बात करने की मैंने हिम्मत की है और बड़ी मुश्किल से आपकी लाइन मिल पा रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। यहाँ हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर। नाजरीन, यहाँ हम जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन। फाइनली तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत। सर हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, और गुड भी इन्वर्टेड कॉमास में है। ये मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अब मैदान में आ गए हैं, और हमारी सूबाई हुकूमतें जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत की दावेदार हैं वो इधर उधर देख रही हैं। अभी एक हाल ही में शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया है, अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाएंगे, यानी 5 साल गवर्नमेंट और 1 अस्पताल। ये ज्यादती नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आपने जिस तरह मेरा तारुफ कराया है वो लगता है ऐसे है कि मैं बहुत ही अनअप्रोचेबल फील हूँ। अभी भी आपने कहा कि फाइनली, और इससे पहले भी आपने कहा कि बड़ी खुशकिस्मती है। अगर आप नहीं अनअप्रोचेबल मैंने इस वजह से नहीं कहा, मैंने ये हमारे साथ मेरी गुजारिश ये है कि मुझे जरा बात करने दें। जी सर। आपका सवाल मैंने सुन लिया है, तो ये बात काटना मुनासिब नहीं होता, मुझे जरा बात करने दें। जी जी। तो मैं सिर्फ ये कर रहा था कि मेरे जो नाजरीन हैं वो मुझे रोजाना टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, मैं रोज ही अपनी पार्टी का मौकफ टीवी पे दे रहा होता हूँ। आपकी टीम ने पहली दफा मुझे कोई संजीदगी से अप्रोच किया है और मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। आप उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने बाकी हमारे
एंकर्स और बाकी हमारे मीडिया के साथी हैं। नवाजिश है सर। दूसरी बात यह है जी, जो आपने सवाल किया है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जाहिर है एक तरक्की करता हुआ मुल्क है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ये बात कहने में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं हक बजाने दूँ कि 2013 में जो पाकिस्तान हमें मिला था जब हमने अपनी हुकूमत संभाली, और आज 2018 का पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ है। हमने हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की है, लेकिन जब मैंने कहा कि पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ मुल्क है तो हर शोबे के अंदर गुंजाइश है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान में तवानाई लेके आए, बिजली का बहरान दूर किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को रोशनियां दी, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज्जत दुनिया भर में कराई। बहुत सारे और ऐसे काम हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद CPEC पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा एतमाद किसी भी बैरूनी मुल्क का कभी भी नहीं रहा जितना इस दौर में आया। और इंशाल्लाह जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो हमारे रीजन में तमाम मुमालिक पाकिस्तान के मोहताज होंगे अल्लाह ताला के करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ही हो। सर मैं कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। जी जी। अच्छा, इसलिए क्योंकि आपने मुझे इखलाकी तौर पर पाबंद कर दिया कि मैं बीच में न टोकूं, इसलिए मैंने बड़ी हिम्मत और सब्र से होता है ना, वरना बात करने का फायदा नहीं होता। दुरुस्त है, दुरुस्त है, देखने वाले उन्हें बात समझ नहीं आती। दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा सर, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि हमने कराची को रोशनियों यानी अंधेरों से निकाला, तो ये गर्मियां इंशाल्लाह आ चुकी हैं और जैसे ही कराची को के इलेक्ट्रिक अंधेरों में डुबोएगी, मैं इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको कोशिश करूंगा कि आपके नंबर पर डायल करके आपसे आपका वर्जन ले सकूं, क्योंकि अभी तक कराची इलेक्ट्रिक से बाजपुर्स कर सके पाकिस्तान में ऐसी मजबूत और तवंगर हुकूमत आई नहीं। सवाल नंबर 2, आप जो बात कर रहे हैं CPEC की कि उसके बाद फिर अमेरिका भी हमारी एड का ख्वाहिशमंद होगा, सर वो तो खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यहां तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं पीने का साफ पानी तो दो। देखिए, गुजारिश ये है जी कि मैंने पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर बात की है, और आप मुझे एक बिजली की एक के इलेक्ट्रिक में ले गए हैं। के इलेक्ट्रिक का मैं भी जवाब नहीं दूंगा, मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये आपसे बात की है कि पाकिस्तान में जब 2013 में हमने हुकूमत संभाली तो 18 से 20 घंटे तक की लोड शेडिंग थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका खात्मा हुआ है, और बेशक गर्मियां आए जो भी हो, आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में आइंदा लोड शेडिंग उस तरह नजर नहीं आएगी, बल्कि इसका मुकम्मल खात्मा हो चुका है। दूसरी बात यह है जी कि पीने का साफ पानी, मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान में यकीनन ये मसाइल मौजूद हैं, और ये जो आप ये कहें कि बड़े शहर हैं वहाँ पे ये मसाइल कम हैं, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं। हम इन मसाइल से लड़ रहे हैं, और हमारी जो नैरेटिव है या हमारी गवर्नमेंट का और हमारी लीडरशिप का जो नैरेटिव है वो यही है तमाम अपोजिशन पार्टी से भी क्या मुकाबला करें परफॉर्मेंस में। आप देखें कि जिस सूबे में हमारी हुकूमत है हमने वहाँ पे क्या किया, मरकज में हमारी हुकूमत है हमने वहाँ पे क्या किया, जिन सूबों में आपकी हुकूमत है आपने वहाँ पे क्या किया। तो ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि किसने किस तरह अपने वादे भी पूरे किए और डिलीवर किया। राइट सर, मैं रुबीना कायम खानी साहिबा से बात करना चाहूँगा। मैम ये मुझे बताइएगा, हालिया एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था बिलावल साहब का भी और आसिफ जरदारी साहब का भी, उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तरद कर दिया, इस्तरदाद सामने आया पीपल्स पार्टी का कौमी इदारों की निजकारी के अमल को। ये मुझे बताइएगा मैम कि जब आप हुकूमत में होती हैं और आप प्राइवेटाइजेशन का नगमा सुनाने लगती हैं तो वो जायज़ हो जाता है, और जैसे ही नून लीग हुकूमत ये काम करने लगे तो फौरन राह में रोड़े अटकाए जाने लगते हैं। कोई ऐसा कोई कलेक्टिव यानी डिसीजन क्यों नहीं ले लिया जाता कि आप हुकूमत में रहें या अपोजिशन में? नैरेटिव आपका एक होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन अगर तो फायदेमंद है तो हम करेंगे, और अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये आधा तीतर आधा बटेर क्यों होता है? देखिए, बिल्कुल नूरुल आरफीन साहब, हमने कभी भी खासतौर पर जिन इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, अभी स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, हमने कभी इनको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं की। और हमारी कोशिश रही है कि हम इन कौमी इदारों को खासतौर पर उन लोगों को जो नवाज हुकूमत में अभी हो रहा है कि सस्ते दामों अपने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो हमने उस पे बिल्कुल हमारी जो है हम हुकूमत में इस चीज पर काम नहीं हुआ, क्योंकि स्टील मिल बनाने वाले जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी जो है वो बनाए हुए ये इदारे हैं। तो जिस तरह से अभी तारिक फजल चौधरी साहब मेरे कुलीग भी रह चुके हैं और मैं इनका एहतराम भी करती हूँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरत पिक्चर जो है वो खींची है पाकिस्तान की,
जो कि जो है बिल्कुल उसके मुनाफी है कि जिस तरह से लोड शेडिंग पे बात की गई और कराची के हवाले से बात की गई, तो इनका क्या ऐसा कारनामा है कि जो जिन्होंने अवाम के लिए कोई भी एक ऐसी पॉलिसी दी हो कि जिसके ऊपर जो है वो इनका काम नजर आए कि वाकई इन्होंने जो है वो लोगों की खिदमत की है। तो आज ना ही आप इस्लामाबाद में देख लें, कराची को तो छोड़े, सिंध के रूरल एरियाज को तो छोड़े कि जो मसला तो यही है मैम कि कराची को सबने छोड़ रखा है, यही एक प्रॉब्लम है। यहाँ मैं अपने मौजूद मेहमानों से दरखास्त करूंगा कि मुझे एक छोटे से आना है, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी सेगमेंट में आप पहुँचे हैं। वलीद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब का एक बयान मेरे पास है, फरमाते हैं मिस्टर शोबाज, लोधरा के अवाम जानते हैं जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया। सर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि लोधरा के अवाम एहसान फरामोश हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को रिजेक्ट करके कोई गलत काम किया? नहीं, जहांगीर तरीन साहब खुद तो उम्मीदवार नहीं थे इस दफा, और जहांगीर तरीन साहब, अली तरीन साहब 2013 में जब तो जब 2013 में आम इंतखाब हुआ तो जहांगीर तरीन साहब उस वक्त जीत चुके हुए थे, वो फरमाते हैं, लेकिन उनको रात के अंधेरे में रिजल्ट को चेंज करके जो है 10 या 12,000 वोट के मार्जिन से जो है वो सेकंड पोजीशन पे दिखाया गया। फिर उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए जो है वो पूरा केस लड़ा और वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, और जब नशिस्त खाली हुई तो उन्होंने फिर वही सीट उसी मुकाबिल जो उम्मीदवार है उसको 40,000 वोट से फिर शिकस्त दी। तो उसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया, 2015 से 2017 के आखिर तक जब ये दोबारा ये नशिस्त खाली हुई तो उसमें 2-4 बातें जो हैं वो अहम है, लेकिन खुसूसन ये कि उस हल्के में टारगेटेड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 2 अरब रुपए का जो है वो किया गया। वहां पे सड़कें कारपेटेड बन गई हैं और वो सारा कुछ हो गया है। लेकिन उस दौरान जहांगीर तरीन साहब क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और बहुत अहम हमारी एक अदालती जारी प्रोसेस चल रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया जो पैनामा केस कहलाता है, और उसमें जो लोकल और इंटरनेशनल सतह पर जो जिस तरह से इंकशाफात हुए और उसका जो फैसला हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन उसकी वजह से फिर ये हो गया कि वो इतना ज़्यादा अपने हल्के में वक्त नहीं गुजार सके। तो वो तो तस्लीम करते हैं हम कि जी जो हमसे गलतियां हुई हैं हम उनसे सीखेंगे, और तरीन साहब ही ने ये फरमाया है कि इसका पूरा टिका के मुकाबला होगा। अभी इलेक्शन अच्छा, आने वाले हैं, तो 3 महीने के लिए अभी एमएनए बने हैं ना। राइट। मैम ये मुझे बताइएगा, ये 6000 जूनियर असातिज़ा भर्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं सिंध में। ये पहले जो असातिज़ा मौजूद हैं जो कराची प्रेस क्लब पे धक्के खाते फिर रहे हैं, जिनको यहाँ पे पुलिस कभी नजराना अकीदत पेश कर रही होती है, कभी सीएम हाउस नहीं जाने दिया जा रहा होता, पहले इन 5000 को तो भुगता लेती, 6000 एक नई रोजी का दरवाजा खोल दिया गया। देखिए, सिंध में कई स्कूल्स जो हैं वो नए बने हैं और जो है वो एक काफ़ी सारी जगहों पे जो है आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ में अगर आप, क्योंकि मीडिया एक हमेशा एक हाइप क्रिएट कर रही होती है कि इस एजुकेशन में सिंध में काम नहीं हो रहा, या कोई भी हवाले से जो है बातें हो रही होती हैं, कभी थर के हवाले से, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल बरक्स हैं उसके, और बहुत सारी चीजों में जो है तो मीडिया को आपसे क्या दुश्मनी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में और फेडरल में भी थी, उस वक्त भी यही जो आज जितनी भी बातें सीपैक की हो रही हैं या जो है वो काफी सारे जो डैम्स की बातें करते हैं, हम बिजली के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे ही दौर के जो है वो शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कुछ जो है अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं और कुछ पे जो है वो मजीद अभी काम होने की जरूरत है। तो ये चीजें क्योंकि एक ये प्रोसेस है, जब स्कूल्स नए बनते हैं, नए एजुकेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो वहाँ पे भर्तियां भी होती हैं और उसके तहत ही जो है ये जो है वो भर्तियां हो रही हैं। अच्छा, आम आदमी का ख्याल ये है कि ये टीचरों से ज्यादा ये वजीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम और इस तरह की जो बुलंद बाला महल्लात में रहने वाली जो मखलूक है,
इस किस्म की जो फौज है ये इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है ज़्यादातर। आप इससे तरदीद फरमाएंगी इस एक तासुर की? नहीं, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं हूँ। और ये जाहिर सी बात है, जब एक कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, तो वो उसकी उस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत के तहत जो है अपॉइंटमेंट्स होते हैं। उससे किसी भी वज़ीर या किसी भी जो है वो सेक्रेटरी या किसी को भी उससे फ़ायदा नहीं होता। इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए ये जो है इकदाम होते हैं। और ये सारी किसी और मुल्क की बात कर रही हैं मैम, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शायद ये किसी और मुल्क का तस्करा बीच में आ गया। वलीद इकबाल साहब, रुमीना कायम खानी साहिबा, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई पेशेंस सवालात का सामना भी किया और अपना इस्तदलाल भी पेश किया। लेकिन यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है और मैं इस कॉल के सामने बेबस हूँ। नाज़रीन, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।